11:30 बजे सुनील एज़रा स्ट्रीट पहुंचा। उसका नन्हा सहकारी इंस्टेंट जासूस जूनियर विक्रांत राजीव माथुर बड़े उत्साह से उससे मिला। हेलो डॉक्टर वाटसन, सुनील मुस्कुराकर बोला। हेलो शर्लक होम्स, राजीव ने बड़ी तत्परता से जवाब दिया। ये आज की तुम्हारी फीस। सुनील ने उसे 10 का नोट सौंप दिया। नोट हाथ में आते ही राजीव माथुर का चेहरा 1000 वॉट के बल्ब की तरह चमकने लगा। क्या रिपोर्ट है टिंकर? मैंने दीदी से बहुत सी बातें पूछी हैं सेक्सटन ब्लैक, राजीव माथुर बोला। खोद खोद कर बातें पूछी मैंने। क्या मालूम हुआ? टेलीफोन के बारे में यह मालूम हुआ कि पैरामाउंट स्टूडियो पर प्रेरणा शर्मा ने हाल ही में तो कभी फोन नहीं किया था। लोकल कॉल वो कभी करती थी तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट के बुकिंग ऑफिस में, जिसे कि महत्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। उसकी अक्सर कॉलें बाहर से ही आती थी। बाहर से आने वाली ऐसी कॉलों में से एक कॉल के बारे में दीदी का कहना है कि बोलने वाले का लहजा साफ साफ उसे मद्रासी लगता था, अर्थात बोलने वाले का लहजा उसके मद्रासी होने की चुगली करता था। अच्छा, वो मद्रासी लहजे वाला व्यक्ति प्रेरणा से बातें कैसी करता था? मेरे ख्याल से जब वो अक्सर कॉल करता था तो कभी तो उसका वार्तालाप तुम्हारी दीदी के कानों में पड़ा होगा। मैंने दीदी से एन यही बात पूछी थी, लेकिन दीदी ने जवाब नहीं दिया। क्यों? दीदी कहती थी, वो तनिक शर्मा कर बोला, कि जैसी बातें वो दोनों करते थे वो मेरे सुनने लायक नहीं थी। आई सी। सुनील उन बातों की किस्म का अंदाजा बखूबी लगा सकता था। और अपने होटल में आवास के दौरान प्रेरणा राजनगर के एक नंबर पर अक्सर ट्रंक कॉल किया करती थी। उस नंबर पर वो हमेशा किसी नारायण दत्त नाम के आदमी से बात किया करती थी। नंबर मालूम किया बाले? ना सिर्फ मालूम किया खान साहब, बल्कि यह भी मालूम किया कि वो राजनगर में कहाँ का नंबर है। वेरी गुड। वो नंबर राजनगर के वुडलैंड कैफे का है। ओह, वुडलैंड कैफे में तो प्रेरणा शर्मा नौकरी करती थी। उसके वहां फोन करने के पीछे तो कोई निर्दोष वजह भी हो सकती थी। ये मालूम किया प्यारे तुला राशि कि वुडलैंड कैफे के ये नारायण दत्त हैं कौन साहब? नहीं मिस्टर विजय, लेकिन मैंने दीदी से आज बहुत जिद करके कहा कि वो मालूम करके आए। वो ये कैसे मालूम करेगी जयंत? यहाँ फोन करके, राजेश जी। गुड। सुनील को मानना पड़ा कि लड़के का जासूसी उपन्यासों का ज्ञान वाकई बहुत करारा था। सुनील सोचने लगा। नारायण दत्त नाम उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे लग रहा था कि वो नाम उसने पहले भी कहीं सुन रखा था। फिर एकाएक उसे याद आ गया कि वो नाम उसने पहले कहाँ सुना था। वो नाम कल उसने राजनगर में शोभा वर्मा के मुंह से सुना था। शोभा के कथनानुसार नारायण दत्त वुडलैंड कैफे का मालिक था। कोई और बात टिम रुर्क? प्रत्यक्षतः सुनील बोला। एक असाधारण लगने वाली बात है तो सही मिस्टर माइक शेन, लड़का बोला, लेकिन पता नहीं उसमें आपको कोई दिलचस्पी होगी या नहीं। वो क्या बात है? परसों रात को होटल की लॉबी में एक लावारिस ब्रीफकेस पड़ा पाया गया था। लावारिस? हाँ। पहले तो होटल के मेहमानों की आवाजाही में लॉबी में टैक्सियों से उतारे गए या टैक्सियों में लादे जाने के लिए तैयार सामान ही निरंतर भीड़ भाड़ की वजह वजह से किसी का ध्यान उस ब्रीफकेस की तरफ नहीं गया। लेकिन रात को जब लॉबी की हलचल शांत हुई तो वहां लावारिस पड़ा वो इकलौता ब्रीफकेस होटल वालों की दिलचस्पी का केंद्र बने बिना रह ना सका। मालूम हुआ कि वो ब्रीफकेस किसका है, आर्की गॉल्डविन? नहीं मिस्टर नीरो वुल्फ। अब वो वहां है, होटल के क्लॉक रूम में जमा है। होटल वालों का ख्याल है कि कोई अनजाने में उसे वहां भूल गया है, और जो देर सवेर उसे लेने के लिए होटल में जरूर आएगा। उसे खोला नहीं गया सुधीर? नहीं मेजर बलवंत, दीदी कहती है कि उसमें ताला लगा हुआ था और ताला जबरन खोलना मुनासिब नहीं समझा गया। अभी तक उस ब्रीफकेस के बारे में कोई पूछने नहीं आया?
कल तक तो नहीं आया था, आज आया हो तो मालूम नहीं। आई सी। एकाएक सुनील उठ खड़ा हुआ। ओके राजीव, सहयोग के लिए शुक्रिया। तुम अपनी दीदी से पूछते रहना, मैं फिर आऊंगा। ठीक है। सुनील ने उससे हाथ मिलाया, उसे शाबाशी दी और वहां से विदा हो गया। वो होटल विक्रांत पहुंचा। उसने क्लॉक रूम के बारे में वेटर से पूछा। मालूम हुआ वो रिसेप्शन के पिछवाड़े में स्थित एक कमरे में था। सुनील पिछवाड़े में जा पहुंचा। मेरा नाम सुनील है। सुनील वहां मौजूद क्लर्क को अपना प्रेस कार्ड दिखाता हुआ बोला। मेरा एक ब्रीफ केस परसों से गुम है। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं उसे कहाँ भूल आया हूँ, लेकिन मैं उन तमाम जगहों का चक्कर लगा रहा हूँ जहां मैं परसों गया था। उन जगहों में एक ये होटल भी था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा ब्रीफ केस आप लोगों को तो नहीं मिला। परसों रात को, क्लर्क बोला। एक ब्रीफकेस लॉबी लॉबी में लवारिस पड़ा तो मिला था। जरा दिखाइए। जरूर, वो मेरा ही होगा। क्लर्क ने फाइबर ग्लास का बना भूरे रंग का एक ब्रीफकेस उसके सामने पेश किया। आपका है? क्लर्क ने पूछा। लगता तो मेरा ही है, सुनील बोला। लेकिन ये तो बहुत कॉमन किस्म का ब्रीफकेस है, हो सकता है मेरा ना हो, और मैं किसी दूसरे का माल नहीं ले जाना चाहता। तो भीतर का सामान देखने से ही मालूम होगा कि ये ब्रीफकेस मेरा है या नहीं। इसमें ताला लगा हुआ है। अगर ये आपका है तो इसकी चाबी आपके पास होगी ही। आप चाबी लगाकर इसे खोल लीजिए। ये ठीक रहेगा, सुनील बोला। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जल्दी जल्दी तीन चार जेबें टटोली और फिर निराश स्वर में बोला, ओह, चाबी तो मैं अपने होटल में ही भूल आया हूं। क्लर्क खामोश रहा। ये मामूली ताला है, तुम कोशिश करोगे तो यूं ही खुल जाएगा, सुनील बोला। लेकिन मैं किसी के ब्रीफकेस का ताला ऐसे कैसे खोल सकता हूँ? क्या हर्ज है यार, 90% संभावना तो ये है कि ये ब्रीफकेस मेरा ही होगा। आप चाबी क्यों नहीं ले आते? इतना समय नहीं है मेरे भाई। मैंने 2 बजे की राजनगर की फ्लाइट पकड़नी है। लेकिन ओ प्लीज। अच्छी बात है, क्लर्क अनमने स्वर में बोला। उसने अपने जेब से चाबियों का गुच्छा निकाला और एक चाबी ताले में लगाकर देखने लगा। मामूली सी कोशिश से उसने ब्रीफकेस का ताला खोल दिया। उसने ब्रीफकेस का ढक्कन उठाया तो उसके छक्के छूट गए। भीतर एक खून से सनी छुरी और एक कोई 6-7 इंच चौड़ी, बहुत ही पतले और नरम कपड़े की बेल्ट मौजूद थी। बेल्ट में 3-3.5 इंच चौड़ी 10 जेबें बनी हुई थी, जो एकदम 100 के नोटों की गड्डी के आकार की थी। प्रत्यक्षतः वो पेटी बड़ी सहूलत से कपड़ों के नीचे कमर के साथ बांधी जा सकती थी। वो विशेष रूप से बनवाई गई मनी बेल्ट थी और उस पर भी खून के धब्बे थे। एक जेब में से सुनील को एक कागज का पुर्जा झांकता दिखाई दिया। सुनील ने जब उसे बाहर खींचकर देखा तो पाया कि वो बैंक का एक छपा हुआ रैपर था जो नोटों की नई गड्डी पर चढ़ा पाया जाता है। सुनील ने छुरी को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन झुककर बड़ी बड़ी बारीकी से उसका मुआयना किया। उसने देखा उसके स्टाइल के निहायत पतले फल पर मूठ के पास बड़े महीन शब्दों में मेड इन जापान लिखा था। उसका हैंडल था तो प्लास्टिक का, लेकिन एकदम हाथी दांत का लगता था और उस पर एक जापानी स्टाइल का पैटर्न बना हुआ था। ये क्लर्क हकलाया। ये क्या है? पुलिस को फोन करो, सुनील तीखे स्वर में बोला। मुझे लगता है यही छुरी है जिससे परसों तुम्हारे होटल में खून हुआ था। पुलिस? फोन? मैं फोन कर पुलिस को। तुम भीतर की दोनों चीजों को हाथ मत लगाना। समझ गए? उसने फौरन सहमति में सिर हिलाया। सुनील ने लॉबी में जाकर पुलिस का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से उत्तर मिलने पर उसने इंस्पेक्टर सक्सेना के बारे में पूछा तो उसे एक नया नंबर बता दिया गया। उस नंबर पर इंस्पेक्टर सक्सेना उसे मिल गया। बधाई हो, सुनील बोला। किस बात की? वो हैरानी से बोला। तुमने मर्डर वेपन तलाश कर लिया है क्या? तुमने वो छुरी तुमने वो छुरी तलाश कर ली है जिससे विक्रांत होटल में मदन वर्मा का खून हुआ था? मैंने? वो हचकचाकर बोला। हाँ, तुम ही ने तो। तफ्तीश में तुमने ऐसी फुर्ती और काबिलियत दिखाई कि
क्या आप बक रहे हो? कहाँ है वो मर्डर वेपन? होटल विक्रांत के क्लॉक रूम में मौजूद एक ब्रीफकेस में। ब्रीफकेस किसका है? मालूम नहीं। तुम्हें उसकी खबर कैसे लगी? इत्तेफाक से। मैं अपना खोया हुआ ब्रीफकेस तलाश कर रहा था। मुझे यहाँ एक ब्रीफकेस दिखाया गया जो कि एकदम मेरे खोए हुए ब्रीफकेस जैसा था। उसे खोला गया तो भीतर से खून में रंगी वैसी ही छुरी निकली जिससे मदन वर्मा का कत्ल हुआ बताया जाता है। सुनील, सक्सेना गहरी सांस लेकर बोला, इंस्पेक्टर प्रभुदयाल ने तुम्हारे बारे में मुझे जो कुछ बताया था, मैंने समझा था कि उसने हर बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही थी। मैंने समझा था कि उसने हर बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि उसने तुम्हारी बहुत कम तारीफ की थी। मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। वो भी यही कहता था कि तुम कुछ नहीं करते हो, लेकिन तुम्हारे कदम पड़ते हैं और वहां बहुत कुछ अपने आप ही होने लगता है। तुम तो खामखा। ठीक है, मैं वहां आ रहा हूं, तुम वहीं रहना। ओके। कहीं खिसक मत जाना। मेरे पहुंचने पर तुम वहां ना हुए तो बहुत बुरी बात होगी। मैं नहीं जाऊंगा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। इंस्पेक्टर सक्सेना आंधी तूफान की तरह वहां पहुंचा। अपने साथ वो फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को भी लाया था। एक्सपर्ट ने फौरन ब्रीफकेस अपने अधिकार में ले लिया। क्या किस्सा है? फिर इंस्पेक्टर सक्सेना ने सुनील को घूरते हुए पूछा। किस्सा वही है, सुनील बोला, जो मैं तुम्हें फोन पर बता चुका हूं। मैं अपना ब्रीफकेस खो बैठा था और वो तो हुआ, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि इस होटल में कोई ब्रीफकेस खोया हुआ उपलब्ध है? मुझे कहाँ मालूम था। मैं तो जैसे और जगह से अपने ब्रीफकेस के बारे में पूछताछ करता फिर रहा था, वैसे ही इत्तेफाक से मैं यहाँ भी आ गया। तुमने ब्रीफकेस खोला क्यों? ब्रीफकेस मैंने नहीं, क्लर्क ने खोला था। उसने ही सही, लेकिन उसने ये काम तुम्हारी जिद पर किया था। सूरज शक्ल से वो ब्रीफकेस मेरे ब्रीफकेस जैसा था। उसे खोलकर भीतर झांके बिना मैं कैसे जान सकता था कि ब्रीफकेस मेरा था या नहीं? तुम्हारे पास उसकी चाबी क्यों नहीं थी? चाबी भी इत्तेफाक से कहीं गुम हो गई थी। ब्रीफकेस की तरह से। जाहिर है, तुम बहुत चीजें गुम करते हो। हाँ, मैं जरा कुछ लापरवाह और भुलक्कड़ किस्म का आदमी हूँ। सुन सक्सेना ने उसे घूर कर देखा। सुनील ने उसके घूरने की परवाह नहीं की। तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, वो तीखे स्वर में बोला। कमाल करते हो यार। मैं तुम्हारा फायदा करवा रहा हूं, तुम मुझ पर उल्टे इल्जाम लगा रहे हो। फायदा? कैसा फायदा? ये तुम्हारा फायदा नहीं कि मैं तुम्हें यूं इतने सनसनीखेज तरीके से उस होटल में ही मर्डर वेपन बरामद कर लेने का श्रेय का हकदार बना रहा हूं, जहां की कत्ल हुआ था। कल के अखबार में जो तुम्हारा तुर्ती फुर्ती की वाहवाही होगी, वो क्या तुम्हारे फायदे की बात नहीं? यानी कि तुम ये किसी को नहीं कहोगे कि असल में ये चाकू तुमने बरामद किया था? वो संदिग्ध स्वर में बोला। हरगिज नहीं कहूंगा। तुम्ही को खुद एकाएक घटना स्थल पर पहुंचकर यह पूछना सूझा था कि यहाँ कोई लावारिस सामान तो नहीं पड़ा था। नतीजा तुम्हारे सामने है। वो सोच में पड़ गया। और छुरी के बारे में एक बात बहुत गौर करने वाली है इंस्पेक्टर साहब। क्या? वो कोई ऐसी वैसी छुरी नहीं है जिसे कोई अक्सर अपनी जेब में लिए फिरता रहा हो। आपके यहाँ पहुंचने से पहले यहाँ से मैंने मालूम किया है कि इस प्रकार की छुरी इस होटल की कटलरी का हिस्सा नहीं है। ये सोचने की बात है कि हत्यारा ऐसी अनोखी छुरी अपने साथ क्यों लिए फिरता रहा। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर वो घर से ही कत्ल के इरादे के साथ यहाँ पहुंचा होता तो वो इससे कोई बेहतर हथियार लेकर आया होता। मेरे ख्याल में इस असाधारण छुरी के माध्यम से तुम हत्यारे तक पहुंच सकते हो। तुम अपने ख्याल अपने पास ही रखो, वो भुनभुनाया। मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। ये तो और भी अच्छा है। सक्सेना कई क्षण कुछ न बोला। तुम यहीं बैठो, अंत में वो बोला। जब तक मैं तुम्हें जाने को ना कहूं, कहीं जाना नहीं। यहाँ बैठने की जगह अगर मैं रेस्टोरेंट में जाकर खाना खा लूं तो कोई एतराज है? सुनील बोला। ठीक है, थैंक यू। सुनील रेस्टोरेंट में पहुंचा। रेस्टोरेंट के कोने में बिल क्लर्क बैठा था। उसकी मेज पर टेलीफोन भी था।
वो बिल क्लर्क के समीप पहुंचा। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मैं, सुनील उसके सामने बैठता हुआ बोला, तुम्हारे टेलीफोन ऑपरेटर कमला माथुर का रिश्तेदार हूं। वो तो इस वक्त होटल में नहीं है, क्लर्क बोला। उसकी ड्यूटी तो 12 बजे तक ही होती है। मुझे मालूम है, तभी तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। अच्छा, तुम्हारे इस फोन में डायल टोन है? नहीं, बोर्ड से नंबर मांगना पड़ता है। लेकिन इसमें डायल है। इससे जाहिर होता है कि अगर बोर्ड से लाइन मिल जाए तो नंबर तुम खुद डायल कर सकते हो। हाँ, मैं राजनगर टेलीफोन करना चाहता हूँ। वो यहां से कैसे हो सकता है? वो हड़बड़ाया। क्यों नहीं हो सकता? तुम थोड़ी देर के लिए इस पर डायल टोन मांग लो। लेकिन मैंने तुम्हें बताया ही है कि मैं कमला माथुर का रिश्तेदार हूँ। वो तो ठीक है साहब, लेकिन मैं आपको यहाँ से ट्रंक कॉल कैसे करवा सकता हूँ? और साथ में तुम्हें 20 रुपए भी दूं तो? ये आपने कब कहा? अच्छा, नहीं कहा? मेरे ख्याल से तो कहा था। चलो अब कह देता हूँ। सुनील ने 20 के नोट की एक पुड़िया सी बनाकर उसकी तरफ सरका दी। लंबी बात तो नहीं करेंगे आप? क्लर्क संदिग्ध स्वर में बोला। हरगिज नहीं, केवल 1 मिनट बात करूंगा। मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट। क्लर्क ने सहमति में सिर हिलाया और रिसीवर उठाया। लाइन देना, वो रिसीवर में बोला। फिर वो सुनील से बोला, नंबर बोलिए। सुनील ने उसे ब्लास्ट का नंबर बताया। क्लर्क ने नंबर मिलाकर रिसीवर उसके हाथ में दे दिया। हेलो। सुनील रिसीवर हाथ में आते ही माउस पीस में बोला, रेणु? हाँ, रेणु की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं सुनील बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? क्या अभी भी विशालगढ़ में ही हो? हाँ। किस चक्कर में पड़ गए हो तुम? यहाँ क्यों नहीं आ रहे हो? रेणु, फालतू की बातों में वक्त बर्बाद मत करो, जो मैं कहता हूँ वो सुनो। बोलो। सागर हाउस वाले फ्लैट में जो फालतू सामान और कूड़ा करकट बिखरा था, उसे तुमने टटोला था और उसमें से तुमने फ्लैट की भूतपूर्व किराएदार की एक फटी हुई तस्वीर बरामद की थी, याद है? हाँ। मैंने उस कबाड़ में से एक टूटा हुआ कांटा पड़ा देखा था। तुमने वो कबाड़ बड़ी बारीकी से टटोला था, इसलिए वो टूटा हुआ कांटा तुम्हारी भी निगाहों में जरूर आया होगा। मैंने देखा था वो कांटा। उसके 5 में से 3 दांत टूटे थे, इसलिए शायद वो इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा गया और कूड़े के हवाले कर दिया गया। उस कांटे का हैंडल एक ऐसे प्लास्टिक का था जो बिल्कुल हाथी दांत मालूम होता था, और उस पर जापानी स्टाइल का एक पैटर्न बना हुआ था। याद आया? हाँ। रेणु, मुझे वो कांटा चाहिए। उस टूटे हुए कांटे का क्या करोगे? करूंगा कुछ। अब तुम ये बताओ कि ये कांटा तुम कैसे हासिल करोगी? तुम बताओ, मैं क्या करूं? वापस सागर हाउस जाओ। लेकिन अगर वहां फ्लैट में कोई दूसरा किराएदार आ गया हुआ और उसकी सफाई हो चुकी हुई तो तुम्हें मालूम करना होगा कि सफाई के बाद वो कूड़ा कहाँ फेंका गया, और फिर भंगीन की तरह कूड़े को टटोलना होगा। हाँ। क्या कहने, क्या रुतबा बुलंद किया है मेरा, क्या काबिले तारीफ इज्जत की है मेरी। रेणु, मजाक मत करो, ये बहुत गंभीर मामला है। लेकिन सुनो सुनो, मेरे ख्याल से वो फ्लैट अभी भी किराए पर नहीं चढ़ा होगा। अभी परसों तक तो वो फ्लैट हमारे पास था। मैं तो फौरन वहां इसलिए पहुंचा था क्योंकि मुझे फ्लैट की भूतपूर्व मालकिन के बारे में जानकारी हासिल करनी थी, और इसी सिलसिले में मुझे मालूम हो गया था कि फ्लैट खाली हो चुका है। और किसी को ये बात मालूम होने में देर लग सकती है। फ्लैट अभी भी खाली हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि अभी भी उसकी सफाई न हुई हो। रेणु, तुम अभी वहां जाओ। मैनेजर से कहना, बहाना कर देना, मैनेजर से ये बहाना कर देना कि तुम्हारी कोई चीज भीतर रह गई है। फ्लैट में दाखिल हो और वहां से कांटा बरामद करके लाओ। अभी जाऊं? हाँ। सोनू, तुम मेरी नौकरी छुड़वाओगी। अरे कुछ नहीं होता। कह दो तुम्हारे कान में दर्द है, कमर में दर्द है, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं और तुम डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रही हो। सारी बातें इकट्ठी कहूं या इनमें से कोई एक कहूं? मजाक मत करो। ठीक है, फर्ज करो कांटा बरामद हो गया। फिर उस कांटे के साथ हवाई जहाज पर सवार होकर तुम विशालगढ़ चली आओ। क्या? लगता है तुम मुझे नौकरी से ही नहीं, घर से भी निकलवाओगे। देखो तुम देखो सोनू, वो रुआंसे स्वर में बोली, ये विशालगढ़ आना मेरे बस का काम नहीं है।
वो भी हवाई जहाज पर। उसमें क्या है, मैं आज तक कभी हवाई जहाज पर नहीं चढ़ी। लो, हवाई जहाज पर चढ़ने की कोई साल 6 महीने की ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन अरे रेल में तो बैठी हो, या रेल में भी नहीं बैठी? रेल में तो बैठी हूँ। बस समझ लो कि हवाई जहाज एक उड़ने वाली रेल है और एयरपोर्ट एक रेलवे स्टेशन है। जैसे स्टेशन में बुकिंग ऑफिस से टिकट खरीद कर। सोनू, मैं नहीं। सुनील ने देखा, बिल क्लर्क बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था और बेचैनी से पहलू बदल रहा था। अच्छा, ऐसा करो, सुनील माउथपीस में बोला, तुम रमाकांत को तो जानती हो, वो तुम्हारा यूथ क्लब वाला, चार मीनार पीने वाला और हर वक्त नशे में रहने वाला दोस्त। वही। सुनील ने बहस नहीं की। जानती हूँ। अगर कांटा बरामद हो जाए तो वो तुम उसे सौंप देना और उससे कहना कि वो कांटे के साथ या तो खुद विशालगढ़ आ जाए या किसी को भेजे। विशालगढ़ में कहाँ? विक्रांत होटल में। सागर हाउस वाले फ्लैट की भूतपूर्व किराएदार यहीं ठहरी हुई है। उससे उस कांटे के बारे में भी कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तुम बार बार भूत भूत पूर्व पूर्व क्या कह रहे हो? सीधे सीधे प्रेरणा शर्मा क्यों नहीं नाम ले सकते? नहीं ले सकता। ओह, कोई तुम्हारे पास मौजूद है जिसके सामने तुम उसका नाम नहीं लेना चाहते? यही बात है, मैं फोन बंद कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बराए मेहरबानी जल्दी दफ्तर में आकर मरने की कोशिश करो। अच्छा। सुनील ने रिसीवर रख दिया। उसने बिल क्लर्क का धन्यवाद किया और उठकर एक कोने के टेबल पर जा बैठा। बड़े इत्मीनान से उसने लंच किया। पूरे 1 घंटे के बाद इंस्पेक्टर सक्सेना रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ। उसने एक सरसरी निगाह चारों तरफ घुमाई और लंबे ढक भरता हुआ सुनील की टेबल की तरफ बढ़ा। वो धम्म से आकर सुनील के सामने बैठ गया। क्या खबर है? सुनील उत्सुक भाव से बोला। कुछ नहीं, वो बोला। तुम्हारा फिंगर एक्सपर्ट क्या कहता है? कुछ नहीं। छुरी पर किसी की उंगलियों के निशान नहीं है और ब्रीफकेस पर इतने ज्यादा लोगों की उंगलियों के निशान हैं कि कोई भी निशान शिनाख्त के काबिल सफाई से उठ नहीं पाया। आई सी। उंगलियों के निशानों के मामले में तकदीर कुछ साथ नहीं दे रही पुलिस की। जहां जहां से भी उंगलियों के निशान उठाए गए हैं वहीं वहीं छुरी और ब्रीफकेस वाली ही कहानी है। या तो निशान मिल नहीं रहे, या इतने मिले कि घिचपिच हुई पड़ी है। इत्तेफाक की बात है। मदन वर्मा के कमरे में मिले ट्रंक के पास बिखरे सामान में ट्रंक का जो ताला टूटा पड़ा पाया गया था, उससे तो मुझे खासी उम्मीदें थी। वो ताला क्योंकि पोर्टेबल आइटम थी, इसलिए उसे तो मैंने घटनास्थल पर पहुंचते ही फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के पास भिजवा दिया था। लेकिन उस ताले पर से भी कोई स्पष्ट निशान नहीं उठ पाया था। कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई उस खास छुरी के बारे में कुछ और मालूम हुआ? छुरी के बारे में पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वैसी कटलरी विशालगढ़ में कहीं नहीं बिकती। कटलरी के एक डीलर से मालूम हुआ कि ऐसी जापानी छुरी कांटों का बड़ा लिमिटेड स्टॉक इंपोर्ट हुआ था, जो राजनगर, बंबई और दिल्ली जैसे 3-4 बड़े बड़े शहरों में बिका था। आजकल ये कहीं उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जापानी और भारतीय कंपनियों में से किसी व्यवसायिक मतभेद की वजह से ऐसी जापानी कटलरी की इंपोर्ट पर सरकार ने लगभग फौरन ही पाबंदी लगा दी थी। यानी कि मर्डर वेपन बरामद हो जाने से हत्यारे की तलाश की दिशा में कोई तरक्की न हुई। जाहिर है। सक्सेना एक क्षण ठिठका और फिर बोला, सुनील, तुम एक बात बताओ। पूछो। तुम इस शहर में किस फिराक में टिके हुए हो? तुम घर क्यों नहीं जाते? सच बता दूं? हाँ। मुझे 1 लाख रुपए की रकम यहाँ रोके हुए है, जिसको तलाश कर देने का मैंने किसी से वादा किया हुआ है। यानी कि मदन वर्मा के कत्ल से तुम्हारा कोई मतलब नहीं, चाहे वो काले चोर ने किया हो? हाँ। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ कत्ल से है। मुझे उस रकम से कोई मतलब नहीं। उस रकम से मतलब इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को हो सकता है, मुझे नहीं। प्रभुदयाल का सिरदर्द निपटाना मेरा काम नहीं है। यहाँ मेरे अपने बहुत बखेड़े हैं जो मुझसे भुगताए नहीं जा रहे। मेरी तरफ से इस वक्त तुम्हारी जेब में वो 1 लाख रुपया मौजूद हो, जिसकी प्रभुदयाल को तलाश है, तो भी मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने पूरी संजीदगी ईमानदारी से अपनी स्थिति तुम्हें समझा दी है। ओके? ओके। अब मैं तुमसे एक बड़ा फ्रैंक सवाल पूछता हूँ। उम्मीद है सच्चा जवाब दोगे।
कैसा सवाल? जो ट्रंक तुम्हारे कब्जे में था, उसमें 1 लाख रुपया था? था। यानी कि इंस्पेक्टर प्रभुदयाल को दूसरा लाख वुडलैंड कैफे के कूड़े के ड्रम में फेंका गया होने की जो तुमने कहानी सुनाई थी, वो फर्जी थी, बेबुनियाद थी? वो कहानी बेबुनियाद नहीं थी, वो सरासर सच हो सकती थी। मदन वर्मा ने ट्रंक में जो 1 लाख रुपया रखा था, ये कतई जरूरी नहीं है कि वो डकैती का ही 1 लाख रुपया हो। चलो मान लिया, लेकिन अब वो 1 लाख रुपया कहाँ चला गया जो तुमने मदन वर्मा के ट्रंक से निकाला था? वो दो जनों में से एक के पास है। या तो वो पैरामाउंट स्टूडियो के मालिक के रामानुज के पास है, या प्रेरणा शर्मा के पास है। कैसे? क्योंकि वो रुपया पार करने की सुविधा इन दोनों के अलावा और किसी को नहीं हो सकती थी। जो पार्सल राजनगर पहुंचा था, उसमें प्रिंटिंग पेपर का डिब्बा बदला हुआ था। जिस डिब्बे में मैंने रोड नोट रखे थे, उनमें से 40 के करीब शीट मैंने निकाल कर काउंटर के नीचे फेंक दी थी। लेकिन जो डिब्बा वहां पहुंचा, उसमें 100 की 100 शीट सलामत थी। राजनगर में पार्सल मेरे सामने खोला गया था, इसलिए वहां किसी हेराफेरी की गुंजाइश नहीं थी। पार्सल के एक बार डाक विभाग के हवाले हो जाने के बाद भी हेराफेरी मुमकिन नहीं। इसलिए अगर कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती थी, तो यहां हो सकती थी। और कोई वो गड़बड़ कर सकता था, तो रामानुज कर सकता था। और वो लड़की कर सकती थी जो मेरी मौजूदगी में दुकान पर मौजूद थी, और जो मेरे ख्याल से प्रेरणा शर्मा ही थी। तुम कहते हो कि मदन वर्मा के ट्रंक में जो रुपया था वो डकैती का नहीं था। मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा है कि ये जरूरी नहीं है कि वो डकैती का ही हो। अगर वो रुपया डकैती का है, तो जरूर वो मदन वर्मा ने हिम्मत सिंह के पार्टनर का चुराया होगा, या उससे छीना होगा। क्योंकि मदन वर्मा तो हिम्मत सिंह का पार्टनर हो नहीं सकता। हालात पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हिम्मत सिंह का पार्टनर वुडलैंड कैफे से संबंधित कोई आदमी था। वो खामोश रहा। उस मनी बेल्ट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जो ब्रीफकेस में से छुरी के साथ बरामद हुई है? वो एक मनी बेल्ट है, उसके बारे में क्या ख्याल होना चाहिए? वो उस ब्रीफकेस में छुरी के साथ क्या कर रही थी? तुम्हारे ख्याल से उसकी कोई अहमियत है? हो सकती है। क्या? अगर वो मनी बेल्ट मदन वर्मा की है, तो जरूर उसके पास और भी रुपया रहा होगा, जो कि कातिल ने उसके कत्ल के बाद उससे छीन लिया होगा। कहने की जरूरत नहीं कि मनी बेल्ट की 10 जेबों में कम से कम 1 लाख रुपया आ सकता है। तुम ये कहना चाहते हो कि मदन वर्मा ने 1 लाख रुपया अपने ट्रंक में छुपाया हुआ था, 1 लाख और अपनी मनी बेल्ट में रखकर अपनी कमर के साथ बांधा हुआ था? क्या ऐसा नहीं हो सकता? उसका ट्रेन का रात का सफर था। अपने पास मौजूद सारा पैसा एक ही जगह रखने से दो जगह रखना क्या ज्यादा सुरक्षित काम नहीं था? इंस्पेक्टर सोच में पड़ गया। और फिर ये भी कि और फिर ये भी गौर करने की बात है कि मनी बेल्ट में 100 की 10 गड्डियां ही आ सकती थी, और ट्रंक के नकली तले में भी इतनी ही गड्डियों की जगह थी। सारे का सारा रुपया न मनी बेल्ट में आ सकता था, और न ट्रंक के नकली तले में। वो नकली तले के अलावा ट्रंक में दूसरा लाख रख सकता था। ऐसे ही वो मनी बेल्ट के अलावा अपनी जेबों में दूसरा लाख रख सकता था। लेकिन जाहिर है कि हकीकत में उसने ऐसा करना मुनासिब नहीं समझा था। इंस्पेक्टर कुछ ना बोला। और इंस्पेक्टर साहब, ये कतई जरूरी नहीं है कि मदन वर्मा का कत्ल दौलत की खातिर हुआ हो। तुम तो यार केस को बहुत उलझाए दे रहे हो। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मेरा तो दिमाग बनना आ गया है। सुनील खामोश रहा। वो अपना लक्की स्ट्राइक का पैकेट निकाल कर एक नया सिगरेट सुलगाने लगा। तुम खतरनाक आदमी हो। एकाएक सक्सेना यूं बोला जैसे वो कोई मजिस्ट्रेट हो और ये किसी मुजरिम के खिलाफ सजा सुना रहा हो। क्या? सुनील हड़बड़ाया। मैं इस शहर में तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं समझता। तुम्हारे समझने या ना समझने से क्या होता है? इस शहर में क्या कर्फ्यू लगा हुआ है, या मैं कोई तड़ी पार किया हुआ गुंडा बदमाश हूँ? मैं एक स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हूं, और मैं जिस शहर में चाहूं अपनी मौजूदगी जरूरी समझ सकता हूं। तुम मुझे यहां से जबरदस्ती निकाल नहीं सकते हो।
अगर ऐसी कोई कोशिश करोगे तो पछताओगे। तुम्हारी नौकरी पर आ बनेगी, इंस्पेक्टर साहब। सक्सेना का चेहरा कानों तक लाल हो गया। एक क्षण को तो सुनील को यूं लगा जैसे वो एकाएक उस पर झपट पड़ने वाला हो, लेकिन फिर उसने किसी तरह अपने आप को जब्त कर लिया। मैं तुम्हें, वो कहर भरे स्वर में बोला, गिरफ्तार कर सकता हूं। किस इल्जाम में? इल्जाम की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें मटेरियल विटनेस के तौर पर हिरासत में ले सकता हूं। ले सकते हो, लेकिन ऐसी हिरासत में तुम मुझे कब तक रख सकते हो? उसने खा जाने वाली निगाहों से सुनील को घूरा। इस मुल्क से कायदे कानून का अभी तक पुलंदा नहीं बंध गया है भाई साहब, सुनील बोला। पुलिस इंस्पेक्टर मुल्क के निजाम का एक प्यादा होता है, मुल्क का बादशाह नहीं। लेक्चर मत दो, वो भन्नाया। ओके। तुम इस वक्त ठहरे कहाँ हुए हो? होटल रूप महल में। सुनो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी तफ्तीश के रास्ते में अड़ंगा बनो। मैं हरगिज भी नहीं चाहता कि मर्डर वेपन बरामद करने का जैसा स्टंट तुम दोबारा स्टेज करके दिखाओ। माना कि मैं तुम्हें इस शहर से जबरदस्ती रुखसत नहीं कर सकता, लेकिन मैं वार्निंग के तौर पर तुम्हें एक बात कह रहा हूं। क्या? जब तक मैं मदन वर्मा की हत्या का ये केस हल नहीं कर लेता, तब तक अगर तुम इस होटल के पास फटके या रिचमंड रोड पर पैरामाउंट स्टूडियो के पास फटके, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा और तुम्हें ऐसा गायब करूंगा कि 10-20 दिन तो तुम्हारी मुल्क के कायदे कानून की दुहाई नक्कार खाने में तूती की आवाज बनकर रह जाएगी। लेकिन मैं प्रेरणा शर्मा का अपने अखबार के लिए इंटरव्यू लेना चाहता हूं। प्रेरणा शर्मा के पास फटकने के लिए मैं तुम्हें खास तौर से मना कर रहा हूं। ये तो धांधली हो गई है। हाँ जी, हो गई है। इसकी खिलाफत करके अपना अंजाम देखना चाहते हो तो शौक से देख लेना। इतनी पाबंदियों के बाद मैं क्या इस शहर में भुट्टे भूनूंगा? ये सोचना तुम्हारा काम है कि अब तुम यहाँ भुट्टे भूनोगे या मूंगफली बेचोगे। वैसे इस शहर से दफा होने की आजादी तुम्हें हर क्षण है। मैं इस धांधली की रिपोर्ट करूंगा। पढ़े करते रहना। फिलहाल तुम्हारी की खातिर मैंने जो कुछ कहा है उसे गांठ बांध लो। ये पाबंदी मुझ पर कब तक के लिए है? मदन वर्मा के कत्ल का रहस्य का पर्दाफाश हो जाने के वक्त तक। वो तो हो सकता है 6 महीने तक हल ना हो। फिर क्या हुआ? तुम तो 6 महीने तक इस शहर में टिके रहने के लिए बाध्य नहीं हो। लेकिन मैं तो इस कत्ल को हल करने में तुम्हारी मदद ही कर रहा था। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मदद। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर प्रभुदयाल तुम्हारे बारे में मुझे पहले ही चेतावनी दे गया। अब मैं यहां से गैर हाजिर हो सकता हूं? नहीं, अभी थोड़ी देर और ठहरो। इंस्पेक्टर वहां से उठकर चला गया। सुनील मनी मन भुनभुनाता हुआ बड़े बेसब्रेपन से सिगरेट के कश लगाता हुआ वहीं बैठा रहा। आधे घंटे बाद इंस्पेक्टर फिर वापस लौटा। अब तुम जा सकते हो, वो बोला। मैं तुम्हें बता देना चाहता हूं कि मैंने तुम्हारे पीछे एक आदमी लगा दिया है। अगर तुमने दोबारा इधर का या पैरामाउंट स्टूडियो का रुख किया तो वो तुम्हें फौरन गिरफ्तार कर लेगा। बताने का शुक्रिया, सुनील जले भुने स्वर में बोला। यह भी बता दो कि तुम्हारा वो आदमी क्या रात को मेरे होटल के कमरे में मेरे साथ सोएगा? मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूं कि उसकी सहूलियत के लिए मैं उसे अपने साथ सुला लूंगा। इस तरह उसे मेरी निगरानी करने में आसानी रहेगी। कहा ना मजाक मत करो। अच्छी बात है। नमस्ते। सुनील ने रेस्टोरेंट का बिल चुकाया और वहां से बाहर निकल गया। जो आदमी सुनील की निगरानी के लिए लगाया गया था, उसकी जानकारी उसे पलक झपकते हो गई। वो सुनील पर निगाह पड़ते ही बंदर की तरह दांत निकालकर हंसने लगा। प्रत्यक्षता इंस्पेक्टर सक्सेना ने उसकी निगरानी के उपक्रम को गुप्त रखना भी जरूरी नहीं समझा था। सुनील टैक्सी पर सवार होकर होटल रूप महल पहुंचा। उसके पीछे लगे आदमी ने वहां के रिसेप्शन से आगे बढ़ने का उपक्रम नहीं किया। सुनील तीसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में पहुंचा। उसके होटल का नाम सुनकर इंस्पेक्टर ने उसे और आधे घंटे रोके रखा था। यह बात उसके मन में एक खास शक पैदा कर रही थी। उस शक की वजह से बड़ी बारीकी से उसने अपने कमरे का मुआयना किया। उसका शक सही निकला। कमरे में दो जगह उसे बड़ी चतुराई से छुपाकर लगाया गया माइक्रोफोन दिखाई दिया। सुनील पलंग पर अधलेटा सा बैठ गया। उसने एक सिगरेट सिगरेट सुलगा लिया और सोचने लगा।
वर्तमान स्थिति में समस्या मूलक ये बात थी कि रमाकांत खुद या उसका कोई आदमी होटल विक्रांत में पहुंचने वाला था और उसके वहां कदम रखने पर पाबंदी लग गई थी। 1 घंटे बाद सुनील ने नीचे का एक चक्कर लगाया। उसके पीछे लगा पुलिसिया उसे लॉबी के मुख्य द्वार के पास बैठा मिल गया। सुनील लक्की स्ट्राइक का एक नया पैकेट खरीद कर वापस लौटा और 1 घंटे बाद फिर सुनील नीचे आ गया। पुलिसिया अपनी जगह मौजूद था। वो अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। कोई 6 बजे के करीब उसके दरवाजे पर एक दस्तक पड़ी। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सामने शोभा वर्मा खड़ी थी। तुम? सुनील के मुंह से निकला। यहां? हैरान हो गए? वो विनोदपूर्ण स्वर में बोली। हैरानी से थर्राया जा रहा हूं मेम साहब। भीतर तो आने दो मुझे। सॉरी। सुनील एक तरफ हट गया। वो भीतर दाखिल हुई। सुनील ने उसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। तुम्हें कैसे पता लगा मैं यहां हूं? सुनील ने पूछा। ये क्या मुश्किल काम है? वो एक कुर्सी पर बैठती हुई बोली। होना तो तुमने किसी होटल में ही था। मैंने बारी बारी यहाँ के सारे होटलों में फोन करके तुम्हारे बारे में पूछताछ करनी आरंभ कर दी। मालूम हुआ तुम यहाँ हो। मैं भी सीधी यहीं पहुंच गई। यानी कि तुम भी इसी होटल में रजिस्टर्ड हो? हाँ। यहाँ तुम कैसे पहुंच गई? तुम्हारी फिराक में आई हूँ। तुम तो एकदम से गायब ही हो गए हो। सोचा तुम मेरे पास नहीं आ रहे तो मैं तुम्हारे पास चलूं। ओह। मेरे माल का कुछ पता लगा? तुम्हारा माल? भाई वो 1 लाख रुपया जिसे मदन वर्मा लेकर रघु चक्कर हो गया था। मुझे अफसोस है मैं उसका अभी तक कोई पता नहीं लगा सका हूं। सुनील बोला। फिर उसने मेज पर से एक कागज उठाया और जेब में से एक पेन निकालकर उस पर लिखा। कमरे में पुलिस ने माइक्रोफोन लगाया हुआ है। कोई उल्टी सीधी बात ना करना। मैं जो कहूं सुनना। अपनी तरफ से कम बोलने की कोशिश करना। उसने कागज शोभा के सामने कर दिया। शोभा ने इबारत पढ़ी। उसके नेत्र फैल गए। फिर उसने सहमति में सिर हिलाया और हंसती हुई बोली। इसमें अफसोस की क्या बात है? कोशिश तो तुमने की है। काम नहीं बना तो ना सही। वैसे मैं तुमसे भी तो मिलना चाहती थी। थैंक यू। दरअसल गड़बड़ तो शुरू में ही हो गई थी। जिस आदमी के चक्कर में मैं यहाँ आया था उससे मेरी मुलाकात भी नहीं हो पाई कि उसका कत्ल हो गया। ओ। वैसे तुम्हें गारंटी है ना कि तुम्हारा वाला 1 लाख रुपया उसी ने मारा था? हाँ पक्की। उसके अलावा और किसी को उस रुपए की मेरे पास मौजूदगी की ना खबर थी और ना हो सकती थी। मदन वर्मा के पास और भी पैसा था? जरूर होगा। जो आदमी 1 लाख रुपया मुझे दे सकता था उसके पास क्या और पैसा नहीं होगा? तुम्हारी उसकी बिगड़ी किस वजह से थी? उस प्रेरणा शर्मा नाम की दूसरी लड़की की वजह से। मुझे छोड़कर वो उसके चक्कर में पड़ गया। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में मैं इतना भड़क गई कि मैं प्रेरणा शर्मा को लेकर उससे लड़ने झगड़ने लगी और फसाद खड़ा करने लगी। मेरे उस व्यवहार से वो मुझसे कतई उखड़ गया। बाद में मैंने मालूम किया कि गलती सरासर मेरी ही थी। आखिर मैं कोई उसकी ब्याहता पत्नी नहीं थी जो मैं उस पर ऐसा हक जताती। मुझे सब्र से काम लेना चाहिए था और जो फायदा मैं उससे उठा चुकी थी मुझे उसी से संतोष करना चाहिए था। फायदा मैंने उससे कम नहीं उठाया था। अगर मैं जरा अकल से काम लेती तो कम से कम वो 1 लाख रुपया मुझे वापस ना झटक मुझसे वापस ना झटकता तो उसने अपनी राजी से मुझे दे दिया होता। तब उसके यूं खिसकाने की मुझे भी परवाह नहीं होती। अगर मैं उसे तुम्हारे लिए तलाश कर लेता तो तुम वाकई उससे अपनी रकम वापस हासिल कर लेती। पूरा लाख नहीं तो 50-60 हजार रुपए तो मैं उससे शर्तिया वसूल करने में कामयाब हो जाती। वो जराइम पेशा आदमी था और मैं उसके बारे में इतना कुछ जानती थी कि वो मेरे से बैल वो मुझसे बैर मोल लेना अफोर्ड नहीं कर सकता था। मैं यूं उसने चुटकी बजाई उसे गिरफ्तार करवा सकती थी। जब तुम उसको इतनी करीब से जानते हो तो ये क्यों नहीं जानती कि बैंक की गाड़ी की डकैती में उसका हाथ था या नहीं था? सरासर जानती हूँ। मुझे खूब मालूम है उस डकैती में उसका कोई हाथ नहीं था। मदन वर्मा की आय का साधन क्या था? वो एक बहुत बड़े स्मगलर का ऑपरेटर था। स्मगलर कौन? ये मुझे नहीं मालूम। हिम्मत सिंह से तुम्हारा क्या रिश्ता है? कुछ भी नहीं।
उस बारे में पुलिस को मैंने जो कहा था वो सच कहा था। वो कहीं से मेरा नंबर जान गया और मुझे ये सोचकर खामखा फोन करता रहा कि मैं कोई बड़ी आसानी से हासिल हो जाने वाली लड़की थी। मदन वर्मा को जानता था वो? हाँ, लेकिन जानता भर ही था। कोई दांत काटी रोटी नहीं थी उनमें। वैसे एक ही थाली के चट्टे बट्टों में वाकफियत तो हो ही जाती है। हम्म। सुनील ने उसे आंख से इशारा किया और बोला, मुझे अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। सुनो, वो बोलने लगी। लेकिन सुनील की बातों की ओर ध्यान देने की जगह वो तेजी से कागज पर लिखने लगा। यहाँ बोली हर बात कही सुनी जा रही है और टेप रिकॉर्ड की जा रही है। मैं इन लोगों की जानकारी में आए बिना थोड़े अरसे के लिए यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस काम में तुमने मेरी मदद करनी है। अभी थोड़ी देर बाद तुम जाहिर करोगी कि तुम यहाँ से जा रही हो, लेकिन वास्तव में मैं यहाँ से जाऊंगा। तुम मेरी जगह यहाँ रहोगी और कमरे में घूमती फिरती रहोगी और कुछ चीजों की उठापटक करके या कुर्सी वगैरह सरका कर ऐसी आवाजें पैदा करती रहोगी जिससे ये लगे कि मैं कमरे में मौजूद हूँ। अभी मुश्किल से शाम ढली है। यहाँ एकदम खामोशी हो जाने पर उन्हें शक हो सकता है कि मैं यहाँ से खिसक गया हूँ, जो कि मैं नहीं चाहता कि वो समझे। कमरे में रेडियो है। इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद स्टेशन बदल बदल कर बजाती रहना। कभी टॉयलेट में फ्लश फ्लश चला आना, कभी खांसना तो कभी छींकना। वो सिर्फ अपनी आवाज मत निकालना। मैं तुम्हारे ही काम के सिलसिले में यहाँ से जाना चाहता हूँ। कर सकोगी ये सब? वो अभी भी बोल रही थी। सुनील लिखता हुआ भी बीच में हाँ हूं करता रहा। फिर कागज उसने शोभा के सामने कर दिया। शोभा ने बोलते बोलते ही उसे पढ़ा और फिर सहमति में सिर हिला दिया। एक बात बताओ, सुनील बोला, परसों सुबह तुम वाकई विशालगढ़ आई थी? हाँ। और उसी गाड़ी से वापस राजनगर लौटी थी जिसमें मैं गया था? हाँ। तुम्हें मेरा मैसेज कैसे मिला कि तुमने किसी स्टेशन पर मिलना था? मैंने यहीं से तुम्हारे ऑफिस फोन किया था। जहां एसटीडी की सुविधा हो वहां लोकल और ट्रंक कॉल में कोई अंतर मालूम नहीं होता। इसलिए तुम्हारी ऑपरेटर ये नहीं जान पाई कि मैं राजनगर के बाहर से बोल रही हूँ। तुम यहाँ क्यों आई थी? क्योंकि एकाएक मेरी अकल मारी गई थी। क्योंकि मेरे भेजे में ये कीड़ा कुल बुलाने लगा था कि मैं प्रेरणा शर्मा को डरा धमकाकर उसे मदन वर्मा का पीछा छोड़ने के लिए मजबूर कर सकती थी। लेकिन ऐसा सोचना भी मेरी भारी गलती थी। मदन वर्मा का कत्ल तुमने किया था? पागल हुए हो? वो आदमी जैसा भी था मुझे पसंद था। मुझे शिकायत उससे नहीं, उसकी दगाबाजी से थी। उसका कत्ल मैंने ही करना होता तो मैं प्रेरणा का करती, न कि उसका। अगर मैंने कत्ल करना ही होता तो मैं प्रेरणा का करती, न कि उसका। आई सी। अब मैं चलती हूँ सुनील। आज मैं थकी हुई हूँ, इसलिए जल्दी सो जाना चाहती हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी। ठीक है। सुनील और शोभा दरवाजे तक पहुंचे। सुनील ने दरवाजा खोला। गुड नाइट सुनील, शोभा बोली। अभी और ठहरती तो अच्छा था, सुनील बोला। मैं भी अकेला बोर हो जाता हूँ, कंपनी हो जाती। वो बड़ी उत्तेजक हंसी हंसी और बोली, आज नहीं, कल। मर्जी तुम्हारी। सुनील ने यूं गहरी सांस ली जैसे उससे जुदा होने के ख्याल से उसका कलेजा फटा जा रहा है। गुड नाइट। सुनील गलियारे में आ गया। शोभा ने जोर से दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। सुनील पहली मंजिल पर पहुंचा। वहां उसने गलियारे में गुजरते एक वेटर को रोका। वो एक बूढ़ा आदमी था। चाचा जी। सुनील ने उसकी बांह थाम ली और अनुनयपूर्ण स्वर में बोला, एक मुसीबत गले पड़ गई है जिससे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या बात है साहब? वो हड़बड़ाया। मैं यहाँ अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ मौज मेले की नीयत से आया था। ऊपर से मेरी बीवी को पता नहीं कैसे यहाँ ऊपर से मेरी बीवी पता नहीं कैसे यहाँ आ धमकी। साथ में उसके दो हट्टे कट्टे मुस्टंडे भाई हैं जो लॉबी के मुख्य द्वार पर जमे खड़े हैं। मैं यहाँ अपनी बीवी और उसके भाइयों से के काबू में आ गया तो समझ लो यहाँ महाभारत छिड़ जाएगा। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ साहब? मुझे किसी और रास्ते से यहाँ से निकालो ना। लेकिन साहब। ओ चाचा जी। सुनील ने जबरन उसकी जेब में एक 10 का नोट ठोंसते हुए बोला, प्लीज। साहब, पिछवाड़े में एक रास्ता है तो, लेकिन वो किचन में से होकर जाता है। यार वहीं से निकलवाओ ना, क्या फर्क पड़ता है? 10 सेकंड की तो बात है।
लेकिन ये होटल के नियमों के खिलाफ है कि कोई मेहमान किचन में। अरे चाचा जी, नियम तोड़ने के लिए ही बनाए जाते हैं। ऐसे छोटे मोटे चक्कर चलते ही रहते हैं। यही सोसाइटी का दस्तूर है। बाग में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है, फिर भी क्या लोग फूल तोड़ते नहीं? सबसे ज्यादा पोस्टर वहीं लगे दिखाई देते हैं जहां लिखा हो पोस्टर चिपकाने की मनाही है। लोग वहीं पेशाब करते हैं जहां। अच्छा अच्छा, आइए साहब। वेटर उसे होटल के पिछवाड़े की तरफ से ले चला। आपका नाम क्या है चाचा जी? रास्ते में सुनील ने पूछा। इमरती लाल। भगवान आपकी उम्र 100 साल की करे इमरती लाल जी। वो खामोश रहा। पिछवाड़े की सीढ़ियां उतरकर दोनों किचन में पहुंचे। वहां मौजूद शेफ ने एतराज भरी निगाहों से उनकी तरफ देखा तो वेटर जल्दी से बोला, मेरा भतीजा है। कोई कुछ नहीं बोला। इमरती लाल उसे किचन में से निकालकर पिछवाड़े की गली में ले गया। शुक्रिया चाचा जी, सुनील बोला। देखो, वेटर पिता तुल्य स्वर में बोला, मैंने तुम्हारी मदद तुम्हारे 10 के नोट के लालच में नहीं की। औरत के हाथों मर्द की फजीयत हो, यह बात मुझे पसंद नहीं। लेकिन कोई मर्द गैर औरत के लिए अपनी भ्याता बीवी को धोखा दे, यह भी बात मुझे पसंद नहीं। तुम भले घर के चिराग मालूम होते हो। ऐसी जमीर से गिरी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। मैं शर्मिंदा हूं। शर्मिंदा हो तो दोबारा ऐसी गलती मत करना। हरगिज नहीं करूंगा, सुनील एक कान को छूता हुआ बोला। मैं तौबा करता हूं। शाबाश। वेटर वापस किचन में घुसा। एक टैक्सी पर सवार होकर सुनील होटल विक्रांत पहुंचा। लॉबी में उसे रमाकांत का उसका लॉबी में उसे रमाकांत या उसका कोई आदमी दिखाई न दिया। लिफ्ट में सवार होकर वो तीसरी मंजिल पर पहुंचा। उसने 351 नंबर पर दस्तक दी। दरवाजा फौरन खुला। चौखट पर प्रेरणा शर्मा प्रकट हुई। उस वक्त वो गुड़िया सी सजी हुई थी। उसके जिस्म से किसी कीमती सेंट की सौंधी सौंधी सुगंध उठ रही थी और चेहरे पर ऐसी रौनक थी जैसे किसी हनीमून के लिए तैयार दुल्हन के चेहरे पर होती है। सुनील को देखकर वो सकपकाई और फिर खींच भरे स्वर में बोली, तुम? हाँ मैं। सुनील उसे जबरन परे धकेल कर कमरे में दाखिल होता हुआ बोला, तुम फिर आ गए? जाहिर है। और यह भी जाहिर है कि तुम्हें असल में किसका इंतजार था। अब क्या चाहते हो? जीनत तमान से शादी करना चाहता हूँ। बकवास मत करो। इधर आकर बैठ जाओ। खामोश हो जाता हूँ। तुम जारी कर दो। क्या? बकवास। देखो तुम, इसे बाद में इतनी आसानी से इस बात से मैं इतनी आसानी से टलने वाला हूँ मेम साहब? मैं पुलिस को फोन करती हूँ। शौक से करो। इस बार ये धमकी भी काम नहीं आएगी। तुम चाहते क्या हो? अभी बताया है कि मैं जीना तमान से। हे भगवान, मैं तुमसे चंद सवाल पूछना चाहता हूँ। तुम पूछ भी चुको। तुम वुडलैंड कैफे में कैशियर की नौकरी करती हो? करती थी। अब छोड़ दिए मैंने। कितनी तनख्वाह मिलती थी तुम्हें? वो तनिक हिचकिचाई और बोली, 800 रुपए। इतना तो तुम्हारे लिटन रोड के फ्लैट का किराया ही था। वो किराया कोई और भरता था। मदन वर्मा? हाँ। ये नहीं हो सकता। मदन वर्मा से तुम्हारी यारी ताजी ताजी है। तुम उस फ्लैट में मदन वर्मा से अपने फ्लैट का किराया भरवाने जैसा कोई रिश्ता पैदा होने से पहले से रह रही हो। वो खामोश रही। और इस होटल में भी तुम 1.5 महीने से रह रही हो। वो चौंकी। इतना पैसा कहाँ से आता है तुम्हारे पास? सुनील ने उसके चौंकने की परवाह किए बिना सवाल किया। उसने उत्तर नहीं दिया। और अगर तुम ये कहोगी कि तुम्हारा मदन वर्मा जैसा कोई और यार तुम्हें यहाँ रखे हुए है, तो मैं तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम्हारे एक से ज्यादा यार हो सकते हैं। वो तुम्हारे साथ ऐश करने के लिए जुदा जुदा ठिकाने भी बना सकते हैं। लेकिन तुम अपने एक यार को दूसरे यार के ठिकाने पर लेकर नहीं आ सकती। और फिर अगर ये मान भी लिया जाए कि तुम कोई पेशेवर औरत हो, तो फिर 800 रुपए की कैशियर की मामूली सी नौकरी क्यों करती हो? और फिर 300 मील के फासले पर बसे दो शहरों में दो ठिकाने बसाने की क्या तुक है? उसने कोई उत्तर ना दिया। मेम साहब, इन बातों का एक ही जवाब हो सकता है कि वुडलैंड कैफे में कैशियर के अलावा तुम्हारी कोई और भी हैसियत है। और ऐसी कोई हैसियत कैफे के मालिक के साथ किसी गठजोड़ के बिना नहीं हो सकती। प्रेरणा,
तुम कैफे के मालिक नारायण दत्त की सिर्फ माशूक नहीं हो सकती, तुम्हारा उससे कोई और भी तालमेल है। और क्या? यही तो मैं तुम्हारी जबानी जानना चाहता हूं। उसने मुंह बिचकाया। प्रेरणा, सुनील ने चेतावनी दी, यह सवाल तुमसे पुलिस भी पूछ सकती है, तब मुंह बिचकाने से काम नहीं चलेगा। हम्म, और मदन वर्मा के कत्ल से भी तुम आसानी से पल्ला नहीं झाड़ सकती। उससे मेरा क्या रिश्ता है? रिश्ता हो सकता है, ना होता तो तुम पुलिस से ये झूठ ना बोलती कि तुम मदन वर्मा के कमरे में उसकी हत्या की खबर लगने के बाद ही गई थी। ये झूठ है। हाँ, सरासर झूठ है, और इसे साबित किया जा सकता है। इस होटल की कमला माथुर नाम की स्विच बोर्ड ऑपरेटर की गवाही से यह बड़ी सहूलियत से साबित किया जा सकता है कि मदन वर्मा के कत्ल से थोड़ी देर पहले तुम उसके कमरे में थी। अब ये बताओ कि तुमने ऐसा झूठ क्यों बोला? मैं तुम्हें कुछ बताने को बाध्य नहीं हूं। मैं तुम्हें एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी। प्रेरणा ने आगे बढ़कर टेलीफोन उठाया। हेलो, वो फोन में बोली। इस वक्त मैं अकेली नहीं हूं। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बड़े उत्साहपूर्ण स्वर में बोली, ओ, इंस्पेक्टर सक्सेना। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, पहले मैं आपकी आवाज नहीं पहचान पाई थी। जी हाँ, शौक से तस्वीर तशरीफ लाइए। जी नहीं, तकलीफ कैसी? पुलिस का सहयोग देना मेरा फर्ज है। नीचे लॉबी से ही बोल रहे हैं ना आप? फिर क्या है, अभी आ जाइए। इस वक्त मेरे साथ यहाँ एक साहब मौजूद हैं, लेकिन मुझे विश्वास है उन्हें आपके आगमन से कोई एतराज नहीं होगा। मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। उसने फोन रख दिया और बड़े चित्ताकर्षक ढंग से मुस्कुराकर सुनील की ओर देखा। सुनील, जो उसे इंस्पेक्टर सक्सेना का नाम लेते सुनकर ही उठ खड़ा हुआ था, तुरंत दरवाजे की ओर बढ़ा। जा रहे हो बंदा नवाज? वो व्यंगपूर्ण स्वर में बोली। सुनील उत्तर दिए बिना बगुले की तरह कमरे से बाहर निकल गया। वो लिफ्ट के सामने पहुंचा। उसने देखा लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही थी। वो सीढ़ियों की तरफ लपका। सीढ़ियों के रास्ते वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा। वहां उसे रमाकांत दिखाई दिया। सुनील उसके समीप पहुंचा। कांटा मिला? सुनील ने पूछा। कांटा तो मिला प्यारे, रमाकांत बोला, लेकिन मछली तो उसमें से निकली हुई थी। मजाक मत करो। तुम्हारी वो ऑपरेटर है जैसे बहुत शानदार, उसमें ऐसा कुछ है जो। रमाकांत, सुनील चेतावनी भरे स्वर में बोला, रेणु के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलना। उल्टा कहाँ, मैं तो सीधा सीधा बोल रहा था। मैं तो उसकी तारीफ कर रहा था। तारीफ भी मत करो। यानी कि तुम खुद करोगे? अब छोड़ो भी, कांटा दिखाओ। रमाकांत ने कांटा पेश किया। सुनील ने देखा वो उसी छुरी का जुड़वा भाई था जिससे कत्ल हुआ था। उसने कांटा जेब में रख लिया। बहुत तकलीफ दी है मैंने तुम्हें, सुनील बोला। मुझे नहीं मालूम था कि तुम्हें खुद आना पड़ जाएगा। कोई आदमी उपलब्ध नहीं था, रमाकांत बोला, और तुमने ऐसा फरमान दिया था कि अगर कांटा फौरन विशालगढ़ ना पहुंचा तो प्रलय आ जाएगी। तुम यहाँ कितनी देर से मौजूद हो? बस अभी पहुंचा हूं। बड़ी हद 5-7 मिनट हुए होंगे। तुम्हारे सामने यहाँ कोई पुलिसिया पहुंचा था? नहीं तो। शायद वो सादी वर्दी में हो। कोई सिपाही सादी वर्दी में हो या कैसी भी वर्दी में, उसे पहचाने बिना नहीं रह सकता। अच्छा, सुनील सोच में पड़ गया। लेकिन प्यारे हो, रमाकांत दबे स्वर में बोला, मेरी मौजूदगी में एक और आदमी यहाँ पहुंचा था जिसे मैं पहचानता था और जिसकी एक एक हरकत दिलचस्पी से भरपूर थी। कौन आदमी? कैसी हरकत? राजनगर के वुडलैंड कैफे का मालिक नारायण दत्त। वो अभी अभी यहाँ पहुंचा था और मेरे सामने एक बेल बॉय उसे 214 नंबर कमरे में छोड़ने गया था। लेकिन उसने तुम्हारी दिलचस्पी के काबिल हरकत क्या की थी? यहाँ कमरा लेते समय उसने अपना नाम विष्णु सहाय बताया था और अपना बंबई का कोई पता लिखवाया था। अच्छा, क्या उसने यहाँ से कोई फोन भी किया था? हाँ, अपने कमरे की ओर रवाना होने से पहले उसने रिसेप्शन से ही एक फोन किया था। मैंने उसे ऑपरेटर से 351 नंबर कमरे पर फोन कर 351 नंबर कमरे के फोन पर बात करवाने की मांग करते हुए सुना था। ओह, लेकिन बात कोई भी नहीं थी की थी उसने। अभी उसने मुश्किल से 2 शब्द ही बोले थे कि टेलीफोन रख दिया। सुनील बुदबुदाया।
तो ये बात है, लड़की पुड़िया दे गई मुझे। ये कोई नई बात है? लड़कियां तुम्हें हमेशा पुड़िया दे जाती हैं। लेकिन माजरा क्या है प्यारे हो? अभी बताता हूँ। सुनील लॉबी में बने कई टेलीफोन बूथों में से एक में घुस गया। उसने इंस्पेक्टर सक्सेना का नंबर डायल किया। इंस्पेक्टर वहां उपलब्ध नहीं था और किसी को मालूम भी नहीं था कि वो कहाँ है। उसने डायरेक्टरी में उसका कोई और नंबर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। अब उसका अपने होटल में वापस लौटना जरूरी था। वहां वो अपनी निगरानी पर तैनात पुलिसियों को ही कह सकता था कि वो कहीं से भी इंस्पेक्टर सक्सेना को तलाश करके लाएं। वो बूथ से बाहर निकला और फिर रमाकांत के पास पहुंचा। रमाकांत बड़े तृप्तिपूर्ण भाव से चार मीनार के लंबे लंबे कश लगा रहा था। होटल में बार दिखाई दे रहा है, रमाकांत बोला। आओ, एक एक गिलास अमरीक सिंह काले बिल्ले का हो जाए। नहीं, वक्त नहीं है, सुनील बोला। रमाकांत, तुमने एक काम करना है। उस काम में चाहे तुम हिरासत में लिए जाओ, चाहे तुम्हें हथकड़ी लगे, लेकिन काम जरूर होना चाहिए। होगा, रमाकांत छाती ठोक कर बोला। तेरी मेरी ए दोस्ती मित्रा होए, हुक्म होए ता जेल कटिया जाए। भुख नंग दी कोई परवाह नहीं, हुक्म होए ता देंगे चट्टिया जी। ना सही अमरीक सिंह काला बिल्ला। क्या लिखा है? थैंक यू। यहाँ 351 नंबर कमरे में प्रेरणा शर्मा ठहरी हुई है। वो आने वाले किसी भी क्षण यहाँ से खिसकने की कोशिश कर सकती है, या कोई और बड़ी रहस्य भरी न समझ में आने वाली हरकत कर सकती है। मैं कहीं जा रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जब तक मैं वापस ना लौटूं, तब तक वो सांस लेने से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई काम ना कर सके। मतलब, तुम उसके कमरे में जाकर उसके सिर पर सवार होकर बैठ जाओ। तुम कह देना कि तुम यहाँ के कोई पुलिस अधिकारी हो और इंस्पेक्टर सक्सेना ने तुम्हें आदेश दिया है कि जब तक वो वहां ना पहुंचे तुम प्रेरणा शर्मा के पास बैठे रहो। तुम ये कह देना कि मदन वर्मा की हत्या के केस के मामले में इंस्पेक्टर सक्सेना उसे मटेरियल विटनेस समझ रहा है, और उसे कोई ऐसी टिप मिली है कि मदन वर्मा का हत्यारा प्रेरणा शर्मा की हत्या की भी कोशिश कर सकता है। अगर उसने मुझे साबित करके दिखाने के लिए कहा कि मैं पुलिस अधिकारी हूं, तो ये तुम्हारी सरदर्दी है, तुमने उसे कैसे हैंडल करना है ये तुम सोचो। मैं जो चाहता हूं मैंने तुम्हें बता दिया। सदके जामा। ठीक है, ठीक है प्यारे हो, मैं जाता हूं। लेकिन एक बात। क्या? लड़की के सिर पर बैठना तो मुमकिन नहीं होगा अगर मैं उसे लंबी लिटा कर। शट अप। ओके ओके, मैं चला। सुनील रमाकांत को लॉबी में ही छोड़कर होटल से बाहर निकल आया।